ये हैं चार दोस्त और इन चारों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी अलग। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हो कि एसआईपी करने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने से, तो आप एकदम सही जगह के ऊपर हो। साथ में दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का 1 मिनट देख लिया तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखोगे, क्योंकि दोस्तों इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन और देखने का मज़ा ईजी एग्जाम्पल के साथ में अगर सब एक साथ मिल जाए तो बात ही क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को इन्वेस्टमेंट के टाइम में कन्फ्यूजन रहती है कि पैसों को इन्वेस्ट करने का अगर कोई राइट तरीका है तो कौन सा है। क्या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना सही रहेगा, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि 1000-2000 रुपये मंथली अपनी इनकम में से सेव करके, या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, यानी कि एक बार में 1,00,000-2 लाख रुपए जैसे एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से। तो इन सब कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा और इन दोनों तरीकों में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, यह भी जानेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इन दोनों प्लान्स में वर्क करती है ये भी देखेंगे और हमेशा की तरह ये सब समझेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से, सो दैट हमें आसानी से समझ भी आ जाए और हमारा दिमाग उसे लंबे समय तक याद भी रख पाए। तो फिर बिना देर किए आइए मिलते हैं 4 पड़ोसियों से जो एक ही कॉलोनी में रहते हैं। तो दोस्तों, वो चारों पड़ोसी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और रेफरेंस के लिए चारों को कुछ नाम दे देते हैं। तो पहले नेबर का नाम है रोहन, जो कि एक कंपनी में एक सेल्स मैनेजर की जॉब करता है और जिसकी मंथली सैलरी 40,000 रुपये है। दूसरा पड़ोसी है समीर, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और अभी अभी रिटायर भी हुआ है। तीसरा है राकेश, जो एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है, जो कि सैलरी और बोनस सब मिला के महीने का 30,000 रुपये तक कमा लेता है। चौथा पड़ोसी है सुनील, जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एनालिस्ट की जॉब करता है और इन सबसे ज़्यादा कमाता है और इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा नॉलेज भी इसी को है। महीने का 1 लाख तक सुनील आराम से पहुंच जाता है। तो अब इन्हीं चारों दोस्तों की मदद से इन्वेस्टमेंट करने के 4 तरीकों को समझेंगे और देखेंगे कि चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रोहन से, जो कि एक सेल्स मैनेजर है। और जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करना कैसा होता है और कितना समय मिलता है हमें जॉब के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का एक एम्प्लॉय के लिए। तो इसी कम समय और बिजी शेड्यूल के चलते रोहन इन्वेस्ट करने का सबसे इजी तरीका चुनता है। वो चूज़ करता है इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड, वह भी एसआईपी के माध्यम से। और इसके लिए वह एक ऑफलाइन कह सकते हो या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करता है और एसआईपी के लिए 5,000 रुपये का मंथली अमाउंट सेट कर लेता है, जो कि ऑटोमेटिक हर महीने की 3 तारीख को उसके लिंक अकाउंट से कट जाता है। वैसे 3 तारीख उसने खुद चूज़ की है, आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी तारीख चूज़ कर सकते हो। वैसे कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर मेरे पास कल को एसआईपी कंटिन्यू नहीं करने के लिए पैसे नहीं है तो उसका क्या होगा। मैं जो पहले से ही पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ वो मुझे वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो इन सब सवालों का जवाब है कि एसआईपी को कब कंटिन्यू करना है और कब छोड़ना है, ये सारे डिसीजन आपके हैं। आपके डिसीजन पर किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। अगर आपकी एसआईपी छूट जाती है तो अमाउंट पहले से आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर चुके हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। वह हमेशा से आपका था और आपका ही रहेगा और इस पर जनरेट होने वाले प्रॉफिट पर भी आपका ही हक है। वैसे अब आप कहोगे कि ठीक है, यह बातें तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन अब ये भी बताओ कि रोहन को एसआईपी करने का क्या फ़ायदा हुआ और हुआ तो कितना फ़ायदा उसको हुआ। तो दोस्तों, यह सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले समीर, राकेश और सुनील, इन तीनों की इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है वो भी देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि किसकी स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो चलते हैं फिर समीर के पास और देखते हैं कि समीर आखिर क्या कर रहा है। तो दोस्तों, समीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि अभी अभी अपनी जॉब से रिटायर हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसे पीएफ से मिले 10 लाख रुपये जिसे समीर ने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है अगले 10 सालों के लिए। काफ़ी रिसर्च और प्लानिंग के बाद समीर ने भी डिसाइड किया कि वह भी इंडेक्स फंड में अपने 10 लाख रुपए के अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा। समीर ज़्यादा देर ना करते हुए एक ऑनलाइन ब्रोकर से डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है और अपने 10 लाख रुपये को इन्वेस्ट कर देता है। वैसे अगर आप भी सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ के साथ में ये आप कर पाओगे ग्रो ऐप के माध्यम से। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना और अपने जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन अभी नहीं, पहले समीर की स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो समीर जब इन्वेस्ट करता है वो टाइम होता है साल 2007 का। तो आप इस साल को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर हम इस साल के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। अब उसके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या हुआ वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीसरे पड़ोसी के बारे में जान लेते हैं, राकेश। उसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है।
तो दोस्तों तीसरा पड़ोसी राकेश एक बैंकर है जो कि स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता है। राकेश डिसाइड करता है कि वह इंडिविजुअल स्टॉक से खुद इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा और वो भी अपने खुद के विश्लेषण से। राकेश कुछ नामी स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करता है और उनके परफॉर्मेंस पर नज़र रखना चालू कर देता है। राकेश अपने सभी स्टॉक लिस्टेड यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किए हुए स्टॉक्स में हर क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद में 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और ऐसा वह इसलिए करता है ताकि वो कॉन्फिडेंस हो सके कि उसके द्वारा शॉर्ट लिस्ट की हुई कंपनीज अच्छे रिटर्न दे रही है और अच्छे से बिजनेस कर रही है, और ऐसा करे कई सारे इन्वेस्टर भी करते हैं। वैसे राकेश जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है उसको हम SIP तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ SIP की तरह ही है। एज लॉन्ग एज राकेश की शॉर्ट लिस्ट करी हुई कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है बिजनेस टर्म में, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर्स डाउन है या फिर अप है, वह हर तरह के मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्ट करता रहता है। अब राकेश का पोर्टफोलियो भी कैसा परफॉर्म करेगा उसको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है सुनील की, जो एक स्टॉक एनालिस्ट है एक वेल नोन इन्वेस्टमेंट कंपनी में। सुनील को स्टॉक मार्केट की गहरी नॉलेज है और सुनील एक्टिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। उसके पास एक बड़ी कैपिटल है और इसी कैपिटल का यूज़ वह कंपनीज में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए करता है। सुनील जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वह एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जैसे कि 10 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। उसके लिए सुनील पहले कंपनीज़ के बिजनेस को एनालाइज करता है, फिर जो भी कंपनी उसे अच्छी लगती है उसमें एक ठीक ठाक अमाउंट या फिर उसकी क्वांटिटी का शेयर उठा लेता है और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करता है। उसके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनियां हैं। वैसे दोस्तों जो लोग नहीं जानते कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मिड कैप वह कंपनी होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से कम है, और स्मॉल कैप कंपनियां वो होती है जिनका मार्केट कैपिटल 1,000 करोड़ से कम होता है। तो दोस्तों अब हमने चारों नेबर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख ली है। अब हम देखेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर कोई है तो वो कौन सी है। तो इसके लिए हमें फिर से फर्स्ट पड़ोसी यानी कि रोहन के पास चलना होगा और देखना होगा कि उसकी स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है, जो कि थी इंडेक्स फंड इन SIP। तो दोस्तों यह देखो, यह है निफ्टी 50 का चार्ट पिछले 10 सालों का। हम यह मान के चलते हैं कि रोहन पिछले 10 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि रोहन SIP कर रहा था इसलिए उसने हर तरह के मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट किया होगा। जैसे कि हम अभी हाल ही में अभी जैसे कि लो चल रहा है तो लो के हिसाब से, या फिर टॉप चलेगा तो टॉप के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहा होगा। इसको भी एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं दोस्तों। जब रोहन ने SIP करना स्टार्ट किया था तो उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की नैव थी 100 रुपये की। हम मान के चलते हैं कि फिर नेक्स्ट मंथ मार्केट ऊपर गई और नैव हो गई 120 रुपये। रोहन ने तब भी इन्वेस्ट किया जब 100 रुपये थी और 120 हुआ तब भी उसने इन्वेस्ट किया। अगले महीने मार्केट थोड़ा टूट जाता है और जो नैव वैल्यू है निफ्टी 50 की 80 रुपये आ जाती है, तो रोहन ने 80 रुपये के ऊपर भी इन्वेस्ट किया। तो सब मिला के उसका रोहन का इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाता है, उसे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और रोहन ने मंथली 5,000 रुपये की SIP वहाँ पे शुरू की हुई थी साल 2012 में, और साल 2022 तक उसने टोटल इन्वेस्ट करके 6 लाख रुपये, और रोहन को इन 6 लाख पर प्रॉफिट हुआ 5,57,644 रुपये का, जो कि 12.7% के रिटर्न का नतीजा है। और यह रिटर्न उसके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट से ऑलमोस्ट डबल है। तो ये तो हो गई दोस्तों रोहन की बात। अब नेक्स्ट जानते हैं समीर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का क्या रहा जिस समय उसने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट किया था। साल 2007 में समीर ने अपने रिटायरमेंट से मिले 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया था इंडेक्स फंड में। जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया उसके 1 साल बाद यानी कि साल 2008 में रिसेशन आ गया, और रिसेशन ऑलमोस्ट 18 महीने के लिए चला था। और इतने महीने तक समीर पेशेंस नहीं रख पाया, बिकॉज वह एक बिगनर था। उसने अपने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी और अपना लॉस करवा लिया। उसकी कैपिटल आधी से भी कम रह गई, जबकि अगर वह सब्र करता, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ के ऊपर अगर वो ट्रस्ट करता, तो आप खुद ही देख लो कि 2007 से 2022 तक निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान ने इन सालों में 9.29% के रिटर्न दिए हैं, जो कि इतने हैं कि समीर की कैपिटल इतने ग्रो होकर लगभग 38 लाख रुपए हो जाती, यानी कि 3.8 गुना, वो भी 15 सालों में। तो दोस्तों समीर की स्टोरी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्केट वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि हम ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट ना कर दें और फिर पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट में सेल ना कर दें। दूसरी लर्निंग है कि अगर हमने प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया है और उसके बाद मार्केट में क्रैश आ जाता है, तो हमें अपनी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, बिकॉज हम सब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो हमें इस बात की पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए कि देश अच्छा करेगा। थोड़े बहुत टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स की हमें टेंशन नहीं करनी है। तो उसके बाद में दोस्तों चलते हैं अब तीसरे नेबर की तरफ, यानी कि पहले नेबर ने लगभग 2 गुना का प्रॉफिट किया, दूसरे नेबर की जो इनकम थी यानी कि लमसम अमाउंट उसने जो इन्वेस्ट किया था वो लगभग आधा रह गया। तीसरा नेबर यानी कि राकेश के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि यह स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए स्टेबल रहती है और कितना रिस्क इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल में है। तो राकेश का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वेल नोन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। राकेश भी ऐसा ही करता है, लेकिन उसके रिटर्न भी कम हो जाते हैं। लार्ज कैप कंपनियां 15 से 18% के रिटर्न देती है लो टर्म में, ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि राकेश 3 महीने के इंटरवल पे इन्वेस्ट करता है, यानी कि साल में 4 बार, और हर बार वो 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो 10 सालों में 15% के रिटर्न के हिसाब से राकेश के पास होंगे 13,50,000 रुपये, जो कि 6 लाख की टोटल डिपॉजिट से बढ़ के बने हैं। वैसे 15% के रिटर्न मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि राकेश क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में इन्वेस्ट करता है, जो कि ओवरऑल से लगभग हमने कम ही जो रिटर्न है वो लिया है। तो दोस्तों अब चौथा और फाइनल इन्वेस्टमेंट स्टाइल है सुनील का। सुनील इन्वेस्टमेंट करता है और एक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को एनालाइज करता है। उसमें एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट करना भी सुनील की एक स्ट्रेटजी है। सुनील कंपनीज का फंडामेंटल एनालाइज करता है, घंटों घंटों एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है, बैलेंस शीट को समझता है और तब किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करता है। समीर इन तीनों चीज़ों का खास ध्यान रखता है। पहला, समीर कंपनी के बिजनेस को समझता है कि आखिर कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है और क्या उसकी मार्केट है, यानी कि क्वालिटी एनालाइज करता है। दूसरा, जिन कंपनियों को एनालाइज करता है उसकी मैनेजमेंट सबसे पहले तो ऑनेस्ट होनी चाहिए, साथ में कैपेबल होनी चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट एनालाइज करता है। लास्टली वह नंबर भी देखता है, जैसे कि वैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस आदि। इस सब के बाद वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो भी एक बड़ा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए। उसने कई सारे मल्टी स्टॉक्स ढूंढे हैं अपने कैरियर में और इसकी कैपिटल ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीज होती जा रही है। वह 25 से 30% के CAGR अपनी इन्वेस्टमेंट पर जनरेट कर पा रहा है, जो कि इतने रिटर्न से भी अगर कोई एक बार 10 लाख रुपए 25 से 30 साल इन्वेस्ट कर दे तो उसको इन्वेस्ट कर दे तो उसकी वर्थ 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेटेजी से जितने हाई रिटर्न है, इस स्ट्रेटेजी से उतना ही रिस्क भी है। वह इन्वेस्टर जिसके पास कंपनीज को एनालाइज करने का समय है वह इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़नी होगी, इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, जो कि आप इस चैनल पर लगातार सीख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों एक बार जल्दी से चारों स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। पहली है SIP ऑन इंडेक्स फंड। इसे कोई भी कर सकता है जिसके पास में मार्केट का बहुत कम नॉलेज है और साथ में जिसके पास समय भी नहीं है। दूसरा है लमसम इन एक्सपेंस। इस स्ट्रेटेजी को यूज वह कर सकता है जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और एडवर्स कंडीशन में भी काम बने रहते हैं। तीसरी है SIP इन इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी में। इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है पहली और दूसरी से, लेकिन दोस्तों इसमें रिटर्न पहली और दूसरी से ज़्यादा रहता है। उसके लिए आपको मार्केट का फंडामेंटल एनालाइज थोड़ा थोड़ा आना काफ़ी ज़रूरी है। फाइनल है लमसम इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। इस स्ट्रेटेजी में हाई रिटर्न है और यह आपको मल्टी मिलियनियर बना सकती है। इसके लिए डीप फंडामेंटल रिक्वायर्ड है। आपका रिस्क अटैक भी अच्छा होना चाहिए सो दैट आप अच्छे से रिटर्न ले पाओ। आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ गया होगा कि SIP में फ़ायदा है या लमसम में फ़ायदा है। अगर आपके बिहेवियर के ऊपर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी तक इस कन्फ्यूजन में है कि SIP करना है कि लमसम करना है। तो वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।